दूसरे कर्नाटक युद्ध की कहानी मतलब किसी शतरंज के खेल जैसी है। बिल्कुल। इसमें 2 भारतीय सिंहासन थे, 2 यूरोपीय कंपनियां थीं और हर कोई अपने अपने मोहरे आगे बढ़ा रहा था। आज हम इसी उलझी हुई बिसात को सुलझाएंगे और देखेंगे कि इस खेल में असल में जीत किसकी हुई। आज हमारी चर्चा का विषय है दूसरा कर्नाटक युद्ध, जो 1749 से 1754 के बीच लड़ा गया था। हमारे पास जो स्रोत हैं वो यही बताते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं थी। तो फिर किस लिए थी? ये तय करने के लिए थी कि भारत में अगला किंग मेकर कौन बनेगा, फ्रांसीसी या अंग्रेज। किंग मेकर मतलब पर्दे के पीछे से सत्ता चलाने वाला। हमारा मकसद यही समझना है कि कैसे हैदराबाद और कर्नाटक में गद्दी के झगड़ों ने इन विदेशी कंपनियों को भारत की राजनीति में दखल देने का एक सुनहरा मौका दे दिया। हाँ, और हम देखेंगे कि कैसे कुछ लड़ाइयों ने और रॉबर्ट क्लाइव जैसे किरदारों ने भारत में यूरोपीय ताकत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस सियासी शतरंज की पहली चाल से कहानी शुरू करते हैं। जरूर। ठीक है, तो इस खेल की शुरुआत कहाँ से होती है? जाहिर है मुगल साम्राज्य के कमजोर होने से। हाँ, 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद दिल्ली की पकड़ मतलब बहुत ढीली पड़ने लगी थी। और जैसे ही पकड़ ढीली हुई, कई सूबेदारों ने खुद को आजाद घोषित करना शुरू कर दिया होगा। बिल्कुल। इसी में से एक था हैदराबाद। वहां के गवर्नर ने 1724 में खुद को निजाम उल मुल्क आसफ जाह प्रथम का खिताब देकर एक तरह से आजाद रियासत बना ली। अच्छा, और इसी निजाम के नीचे एक और इलाका आता था, कर्नाटक। हाँ, जिसके शासक को नवाब कहते थे। मतलब कागज पर तो कर्नाटक का नवाब हैदराबाद के निजाम को रिपोर्ट करता था, पर असल में वो भी अपने इलाके का राजा ही था। सही कहा। अब असली ड्रामा कर्नाटक में शुरू होता है। वहां नवाबों का एक पुराना खानदान नवायत राजवंश राज कर रहा था। लेकिन 1742 में नवाब सफ्तर अली खान की हत्या हो गई। और उनके बाद? उनका बेटा बहुत छोटा था और गद्दी का एक और मजबूत दावेदार चंदा साहेब वो मराठों की कैद में था। तो गद्दी एक तरह से खाली हो गई। हाँ, और इस संकट में हैदराबाद के निजाम आसफ जहां ने दखल दिया और अनवरुद्दीन नाम के एक व्यक्ति को उस छोटे बच्चे का संरक्षक बनाकर कर्नाटक भेज दिया। लेकिन कहानी में यहाँ एक और मोड़ आता है ना? बिल्कुल। सिर्फ 2 साल बाद 1744 में उस छोटे नवाब की भी हत्या कर दी गई। अरे! और उसकी हत्या के साथ ही कर्नाटक में सालों से राज कर रहा नवायत राजवंश खत्म हो गया। ये तो एक बहुत बड़ी बात थी। हाँ, क्योंकि अब गद्दी पर कोई बाहरी व्यक्ति अनवरुद्दीन बैठ गया था। अच्छा, तो अनवरुद्दीन का उस गद्दी पर कोई खानदानी हक नहीं था? नहीं था। इससे तो पुराने वफादारों और दूसरे दावेदारों में नाराजगी बहुत हुई होगी। बहुत ज्यादा। और इसी नाराजगी का फायदा आगे चलकर चंदा साहब ने उठाया। लेकिन इससे पहले अनवरुद्दीन के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी सोच बदल दी। क्या हुआ था? पहले कर्नाटक युद्ध में अड्यार नदी के किनारे फ्रांसीसियों की एक छोटी सी टुकड़ी ने अनवरुद्दीन की 10,000 सैनिकों की विशाल सेना को हरा दिया था। 10,000 की सेना को? ये तो अविश्वसनीय लगता है। हाँ, और अड्यार की उस हार ने अनवरुद्दीन की आंखें खोल दी थीं। उसने देखा कि कैसे मुट्ठी भर फ्रांसीसी सैनिकों ने उसकी फौज को धूल चटा दी। ये सिर्फ हथियारों का फर्क नहीं था, ये अनुशासन और रणनीति का फर्क था। और यहीं से भारतीय शासकों के मन में ये बात बैठने लगी होगी कि अपनी लड़ाई जीतने के लिए इन यूरोपियों को किराए पर लेना सबसे आसान तरीका है। बिल्कुल, मतलब वो अपनी ही जमीन पर अपनी सत्ता के लिए विदेशी ताकतों पर निर्भर होने लगे थे। यहीं से शायद किंग मेकर बनने का खेल शुरू हुआ। और इसी खेल में एक पुराना खिलाड़ी वापस आता है। हाँ, चंदा साहेब। वो मराठों की कैद से छूट गया था और उसे लगता था कि नवायत राजवंश से रिश्तेदारी के नाते गद्दी पर उसका हक है, अनवरुद्दीन का नहीं। तो कर्नाटक में तो बिसात बिछ गई थी। अनवरुद्दीन बनाम चंदा साहेब। ठीक इसी समय जून 1748 में हैदराबाद में भी सत्ता का खेल शुरू हो गया। अच्छा, वहां क्या हुआ? निजाम आसफ जहां की मौत के बाद गद्दी के लिए 2 दावेदार खड़े हुए। एक तरफ था उनका बेटा नासिर जंग और दूसरी तरफ था उनका पोता मुजफ्फर जंग। अच्छा, बेटा और पोता। और जैसा कि अक्सर होता है, सीधी लाइन वाला उत्तराधिकार यहाँ भी नहीं था। कुछ तो पेच होगा। पेच ये था कि निजाम ने अपने बेटे नासिर जंग पर भरोसा नहीं करते हुए अपने पोते मुजफ्फर जंग को वारिस बना दिया था। जाहिर है नासिर जंग इसे मानने को तैयार नहीं था। बिल्कुल नहीं। तो अब हमारे पास 2 जगहों पर 2 लड़ाइयां थीं।
कर्नाटक में नवाब की गद्दी के लिए और हैदराबाद में निजाम की गद्दी के लिए। और यहीं फ्रांसीसी और अंग्रेजों को अपना दांव खेलने का मौका मिला। हाँ, उन्होंने इन घरेलू झगड़ों में अपनी अपनी टीमें चुन ली। कैसे? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले बहुत चतुर था। उसने दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली नीति अपनाई। उसने चंदा साहिब, जो कर्नाटक चाहता था, और मुजफ्फर जंग, जो हैदराबाद चाहता था, को एक साथ मिलाया और उन्हें अपना समर्थन दे दिया। तो फ्रांसीसी टीम तैयार थी, चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी कंपनी। एकदम सही। तो जाहिर है ब्रिटिश टीम में दूसरे पक्ष के लोग होंगे। हाँ, कर्नाटक के मौजूदा नवाब अनवरुद्दीन और हैदराबाद की गद्दी के दावेदार नासिर जंग। और इन दोनों ने फ्रांसीसियों के दुश्मन यानी अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। खेल शुरू होने के लिए तैयार था। खेल की पहली बड़ी चाल चली गई अगस्त 1749 में अंबूर की लड़ाई में। अच्छा। फ्रांसीसी टीम ने मिलकर अनवरुद्दीन पर हमला किया। और नतीजा? नतीजा ये हुआ कि अनवरुद्दीन लड़ाई में ही मारा गया। अरे, मतलब ब्रिटिश टीम का एक बड़ा खिलाड़ी पहले ही ओवर में आउट हो गया। तो अब कर्नाटक का नया नवाब कौन बना? चंदा साहिब। और नवाब बनते ही उसने इनाम के तौर पर फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी के पास 80 गांव दे दिए। तो अगर हम इसे एक मैच की तरह देखें तो स्कोर था फ्रांसीसी टीम 1, ब्रिटिश टीम 0। बिल्कुल। ब्रिटिश टीम में अब एक नया खिलाड़ी आया, मोहम्मद अली खान वालाजा, जो मारे गए नवाब अनवरुद्दीन का बेटा था। हाँ, वो भागकर अपने पिता के सहयोगी नासिर जंग और अंग्रेजों के पास पहुंचा। इसके बाद वालाजा घबराकर जिंजी के किले में जा छिपा। जिंजी का किला? ये तो बहुत मशहूर है। हाँ, कोई मामूली किला नहीं था। इसे दक्षिण भारत का ट्रॉय कहा जाता था। अच्छा। 3 पहाड़ों पर फैला 13 किलोमीटर लंबी दीवारों वाला एक अभेद्य किला। कहते हैं कि औरंगजेब को भी इसे जीतने में 8 साल लग गए थे। 8 साल? तो फ्रांसीसियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। सबको यही लगा, लेकिन फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की रणनीति कमाल की थी। उसने अपनी सेना से रात के अंधेरे में हमला करवाया और जिसे जीतने में औरंगजेब को 8 साल लगे, उस अभेद्य किले को फ्रांसीसियों ने सिर्फ 1 रात में जीत लिया। क्या? 1 रात में? ये कैसे मुमकिन हुआ? ये डुप्ले की शानदार रणनीति और फ्रांसीसी सेना का अनुशासन था। लेकिन इसी जीत के दौरान एक और बड़ा खेल हुआ। वो क्या? डुप्ले ने बड़ी चालाकी से नासिर जंग के एक खास आदमी को अपनी तरफ मिला लिया। मतलब भीतरघात? हाँ। नतीजा ये हुआ कि दिसंबर 1750 में नासिर जंग की उसी के आदमी ने हत्या कर दी। तो अंबूर की लड़ाई के बाद स्कोर था 1-0, अब नासिर जंग भी मारा गया। हाँ। ये तो फ्रांसीसी टीम के लिए एक और गोल हो गया। स्कोर 2-0 और ब्रिटिश टीम के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी मैदान से बाहर। डुप्ले के लिए तो ये चेकमेट जैसी स्थिति हो गई थी। बिल्कुल। अब कर्नाटक का नवाब चंदा साहिब भी फ्रांसीसियों का आदमी था और हैदराबाद का नया निजाम मुजफ्फर जंग भी उनका। हाँ, और मुजफ्फर जंग ने एहसान के बदले में फ्रांसीसियों पर पैसों और जमीन की बारिश कर दी। डुप्ले को तो कृष्ण नदी से कन्याकुमारी तक के मुगल इलाकों का गवर्नर तक बना दिया गया। मतलब फ्रांसीसी इस खेल में पूरी तरह हावी थे। पूरी तरह। लेकिन जब लग रहा था कि फ्रांसीसी ये खेल जीत चुके हैं, तभी कहानी में कोई और ट्विस्ट आया होगा। हमेशा आता है। निजाम बनने के कुछ ही हफ्तों बाद एक छोटी सी लड़ाई में मुजफ्फर जंग भी मारा गया। क्या? मतलब उनका बनाया हुआ निजाम ही नहीं रहा? हाँ, अब हैदराबाद की गद्दी फिर से खाली हो गई थी। ये तो फ्रांसीसियों के लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। झटका तो था, लेकिन फ्रांसीसियों ने यहाँ भी तेजी दिखाई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुरंत आसिफ जहाँ के दूसरे बेटे सलाबत जंग को हैदराबाद का नया निजाम बना दिया। अच्छा, प्लान बी तैयार था? एक तरह से। सलाबत जंग भी अब फ्रांसीसियों के एहसान तले दब गया और उसने बदले में उन्हें उत्तरी सरकार का पूरा इलाका दे दिया। उत्तरी सरकार? ये कौन सा इलाका था? ये आज के आंध्र प्रदेश के 4 बड़े जिले हैं। बहुत उपजाऊ और कीमती इलाका था। तो स्कोर अभी भी फ्रांसीसियों के पक्ष में 2-0 ही था। हाँ, बिल्कुल। तो फ्रांसीसी टीम 2-0 से आगे थी। कर्नाटक का नवाब उनका, हैदराबाद का निजाम उनका। अंग्रेजों के पास अब बचा क्या था? बस एक ही बड़ा खिलाड़ी बचा था, अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली खान वल्लाजा। और वो तो छिपा हुआ था। हाँ, वो भी तिरुचनापल्ली यानी तिरुचिरापल्ली के किले में अपनी जान बचाने के लिए छिपा हुआ था। जुलाई 1751 में फ्रांसीसी सेना ने उस किले को भी घेर लिया। मतलब अंग्रेजों के लिए ये खेल लगभग खत्म हो चुका था। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी में वो शख्स की एंट्री होती है जिसका जिक्र हमेशा आता है, रॉबर्ट क्लाइव। हाँ, यहीं पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जूनियर क्लर्क से कैप्टन बना अफसर रॉबर्ट क्लाइव इतिहास बदल देता है। क्लर्क से कैप्टन? जी। जब मद्रास में बैठे बड़े बड़े ब्रिटिश अधिकारी हार मान चुके थे, तब क्लाइव ने एक ऐसी योजना पेश की जो सुनने में पागलपन लगती थी। 1 मिनट,
त्रिचनापल्ली में पूरी ब्रिटिश सेना फंसी हुई है और ये जूनियर अफसर कह रहा है कि राजधानी पर हमला कर दो। हाँ, कर्नाटक की राजधानी आरकोट पर। वो भी सिर्फ 500 सैनिकों के साथ। ये तो सुनने में ही पागलपन लगता है। शुरुआत में तो सबको यही लगा। सबको लगा कि ये एक नौसिखिए का बचकाना प्लान है। लेकिन किसी ने तो उसकी बात मानी होगी। हाँ, क्लाइव ने उन्हें समझाया कि जुआ जितना बड़ा होता है, जीत भी उतनी ही बड़ी होती है। उसने कहा कि चंदा साहिब और फ्रांसीसियों ने अपनी पूरी ताकत त्रिचनापल्ली में लगा दी है, इसलिए आरकोट लगभग खाली होगा। और उसकी बात मान ली गई? मान ली गई। और उसने कर दिखाया। उसने सिर्फ 500 सैनिकों के साथ आरकोट पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। कमाल है। ये फ्रांसीसी टीम के लिए एक जबरदस्त झटका था। अपनी राजधानी बचाने के लिए चंदा साहिब को त्रिचनापल्ली का घेरा छोड़कर अपनी आधी से ज्यादा सेना आरकोट भेजनी पड़ी। वाह, मतलब क्लाइव ने सीधे उनके राजा पर हमला कर दिया ताकि बाकी मोहरे बिखर जाएं। और ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। कैसे? इससे त्रिचनापल्ली पर दबाव एकदम कम हो गया। इसके बाद अंग्रेजों ने बची कुची फ्रांसीसी सेना पर हमला किया और घेराबंदी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और फ्रांसीसी सेना का क्या हुआ? फ्रांसीसी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। चंदा साहिब वहां से भागा, लेकिन तंजौर में पकड़ा गया और मार दिया गया। तो फ्रांसीसी टीम का एक और खिलाड़ी बाहर। हाँ, और इसके साथ ही अंग्रेजों ने अपने आदमी मोहम्मद अली खां वल्लाजा को कर्नाटक का नया नवाब बना दिया। बिल्कुल। तो अब स्कोर बराबर हो गया था, 2-2। अच्छा, 2-2 कैसे? हैदराबाद का निजाम सलाबत जंग फ्रांसीसियों का समर्थक था, तो कर्नाटक का नवाब मोहम्मद अली खान अंग्रेजों का। समझ गया। और ये सब रॉबर्ट क्लाइव नाम के क्लर्क की चतुराई की वजह से मुमकिन हो पाया था। हाँ, उसी की वजह से। तो अब पासा पलट चुका था। चंदा साहिब मारा गया और अंग्रेजों का आदमी नवाब बन गया। आपको क्या लगता है, डुप्ले जैसा चतुर खिलाड़ी अब क्या करता? क्या वो हार मान लेता है? बिल्कुल नहीं। आपने बिल्कुल सही सोचा। डुप्ले ने हार नहीं मानी। तो लड़ाइयां जारी रहीं? हाँ, जारी रहीं। लेकिन अब क्लाइव का आत्मविश्वास बहुत बढ़ चुका था। उसने एक के बाद एक कई लड़ाइयों में फ्रांसीसियों को हराया। 1753 में त्रिचनापल्ली में हुई आखिरी लड़ाइयों में फ्रांसीसियों की बहुत बुरी हार हुई। तो डुप्ले की आक्रामक नीति अब उल्टी पड़ने लगी थी। हाँ, और इस हार और युद्ध के भारी खर्च से फ्रांस की सरकार तंग आ चुकी थी। उन्हें लगा होगा कि व्यापार करने आए हैं या लड़ने। बिल्कुल। उन्हें लगा कि डुप्ले की वजह से कंपनी व्यापार करने की बजाय महंगी लड़ाइयों में पैसा बर्बाद कर रही है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया और हार का सारा ठीकरा उसी के सिर फोड़ दिया। और उसकी जगह एक नए गवर्नर को भेजा गया होगा, शांति का पैगाम लेकर। एकदम। नए फ्रांसीसी गवर्नर गॉडेहू को साफ साफ कहा गया था कि भाई भारत जाओ और सबसे पहले ये महंगी लड़ाई बंद करवाओ, अंग्रेजों से बात करो और मामला सुलझाओ। पांडिचेरी की संधि पर दस्तखत हुए और दूसरा कर्नाटक युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। संधि की शर्तें क्या थीं? शर्तों के मुताबिक दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए इलाके लौटा दिए और ये मान लिया कि अंग्रेजों का समर्थक मोहम्मद अली खान वल्लाजा कर्नाटक का नवाब रहेगा और फ्रांसीसियों का समर्थक सलाबत जंग हैदराबाद का निजाम। तो एक तरह से मैच ड्रॉ हो गया। कागज पर तो हाँ। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा? हमने देखा कि कैसे दो यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय रियासतों के आपसी झगड़ों का फायदा उठाकर खुद को किंग मेकर बना लिया। हाँ, वो तय कर रहे थे कि कौन नवाब बनेगा और कौन निजाम। और इस युद्ध ने रॉबर्ट क्लाइव को एक क्लर्क से हीरो बना दिया, जिसने आगे चलकर भारत में ब्रिटिश राज की नींव रखी। अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये युद्ध भले ही कागज पर बराबरी पर छूटा, लेकिन इसने भारत में यूरोपीय कंपनियों की भूमिका हमेशा के लिए बदल दी और सैन्य शक्ति बन चुके थे। और अंग्रेजों ने ये किंग मेकर वाला खेल फ्रांसीसियों से कहीं बेहतर तरीके से खेलना सीख लिया था। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर फ्रांस की सरकार ने डुप्ले की आक्रामक रणनीति का पूरा समर्थन किया होता और उसे बीच में वापस न बुलाया होता, तो क्या भारत का इतिहास कुछ और हो सकता था? क्या अंग्रेजों की जगह फ्रांसीसियों का राज होता? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।